गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोगों का काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेब टेक्नोलॉजी का। पिछली दो क्लासेस मेरी हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने इस पेपर में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। और मैंने आप लोगों से कल भी ये कहा था और उससे प्रीवियस क्लास में भी ये कहा था कि ये जो पेपर है ये कहीं ना कहीं हमें कई अलग अलग टॉपिक्स का मिक्स करके हम यहाँ इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को कहा था कि ये पेपर ऐसा है जिसमें कुछ पार्ट हमारा नेटवर्किंग का भी एसोसिएट हो चुका है, कुछ पार्ट हमारा डेटाबेस का भी है। ठीक है। और इसमें हमें जो इस वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हमें करने हैं। आज हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं जो हमारा सीनियर इंस्ट्रक्टर का पहला ही पहला टॉपिक है HTML/DHTML। ठीक है। पहले ये है, नहीं तो वो सब चीज कवर हो जाएगा उसमें। बेसिक में HTML DHTML नहीं है तो मैं उसको कवर करते हुए सारी चीजें करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। मींस आपका पूरी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक में हमारी जो चीजें आती हैं जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स। तो हमने कल देखा था कि हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हम हमारे सिस्टम को यूटिलाइज कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा कि सिस्टम को बेनिफिशियल कौन बना रहा है, इंटरनेट बना रहा है। और इंटरनेट कनेक्शन लेकर के हम हमारे सिस्टम की यूटिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। यूटिलिटी को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल जो सिस्टम है हमारा, जो कि केवल और केवल किस काम में आ रहा है, हमारा एक प्रॉपर इंडिविजुअल टास्क को फुलफिल करने के काम में आ रहा है। तो हमने देखा कि कल कैसे इंटरनेट आने के बाद जो सिस्टम है हमारा, कंप्यूटर मशीन है, इसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई। अब यूटिलिटी इंक्रीज क्यों हुई कि आज की डेट में ऐसी हजारों एप्लीकेशंस हैं जो कि सिस्टम और हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को एसोसिएट करके यूज में ली जा रही है। जैसे कि हमने कल की क्लास में भी बात की थी कि आज की डेट में ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और ई बैंकिंग, ये सारा का सारा बेस्ड है एक सिस्टम पे। और उस सिस्टम के अंदर हमने क्या किया है, इंटरनेट कनेक्शन लिया है। और इस इंटरनेट और सिस्टम के थ्रू हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होंगी और उस एप्लीकेशंस को हम क्या करेंगे, यूज में लेंगे। ठीक है। अब ये सारा का सारा सिनेरियो है। बात आती है कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी। और सूचना प्रौद्योगिकी में क्या आएगा, हमारी वो एप्लीकेशंस आ जाएंगी, वो अनुप्रयोग आ जाएंगे जिनको काम में लेकर के हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अब देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है, कंप्यूटर साइंस पे। अब कंप्यूटर साइंस में हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज में लेते हुए और ये एप्लीकेशंस डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। और ये एप्लीकेशन जो है वो पब्लिकली एक्सेस की जा रही है, हर व्यक्ति इसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है। अब देखिए कि इस एप्लीकेशन में हमें यह समझना है कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है। वेब एप्लीकेशन का मतलब अब तक आप लोगों ने ये समझ में आ चुका है कल की क्लास के अंदर कि ऐसी एप्लीकेशन जिनको यूज हम किसके थ्रू कर सकते हैं, सिस्टम और इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। और इसका एग्जीक्यूशन हमेशा कहां पे होगा, हमारे वेब ब्राउजर पे होगा। ठीक है। अब ये वेब ब्राउजर के थ्रू हमारा इस एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन बात आ रही है कि ये एप्लीकेशन हम क्रिएट कैसे करेंगे, इन एप्लीकेशन को हम डिजाइन कैसे करेंगे। तो वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए आपको पता है कि ये हमेशा सॉफ्ट कॉपी में होगी। वेब एप्लीकेशन हमेशा सॉफ्ट कॉपी में होगी, यानी इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा ऑनलाइन एग्जीक्यूट होगी।
ठीक है, ऑनलाइन का मतलब थ्रू इंटरनेट और थ्रू हमारे वेब ब्राउजर। अब बात आ रही है कि इन एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना है। इस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, एक हमारे पास लैंग्वेज है जिसका नाम दिया गया है HTML लैंग्वेज, और इसकी फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर साइंस के अंदर लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, और उन भाषाओं का क्लासिफिकेशन किया गया है। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास डेटाबेस लैंग्वेज है, और उसी तरह से हमारे पास डिजाइन लैंग्वेज है। डिजाइन लैंग्वेज यानी ऐसी लैंग्वेज जिसको यूज में लेते हुए हम अपनी वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे, वेब पेजेस को डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब वेब पेज डिजाइन करना है हमें, तो वेब पेज के बारे में भी हमें पता है कि ये भी अपने आप में क्या होंगे, एक ऑनलाइन पेज होंगे जिनके थ्रू कोई कंटेंट दिया हुआ होगा। कंटेंट आपका कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, या तो टेक्स्ट की फॉर्म में होगी, ग्राफिक्स की फॉर्म में होगी, और वीडियो की फॉर्म में होंगी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये चीज क्रिएट करने के लिए हमें इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अब बात आती है कि टेक्नोलॉजी में है क्या, किसके बेसिस पे क्या यूज में लेते हुए हम इनको क्रिएट करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज समझ में आ रहा है बात से ही कि हमने जब कल इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि इंटरनेट का डेवलपमेंट जो है हमारा 1969 से पहले नेटवर्क एर्पानेट से माना गया, लेकिन 1990s का जो दौर था जिसमें हम वेब के फादर टिम बर्नर्स ली को मानते हैं, उन्होंने क्या किया था कि 1991 में जो है HTML लैंग्वेज बनाई और उसमें कुछ टैग बनाए। ठीक है, अब टैग क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि टिम बर्नर्स ली ने HTML लैंग्वेज बनाई जिसमें टैग बनाए, और टैग क्या होते हैं। तो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, व्हाट आर टैग्स। तो टैग से आप क्या समझते हैं। जनरली हम ये बार बार बोल रहे हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज के अंदर टैग होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, इस वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे। अब टैग को समझने से पहले हमें इन चार वर्ड को समझना पड़ेगा कि इन चार वर्ड से क्या मीन निकल करके आ रहा है, इनका क्या मतलब है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि भी सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सी प्लस प्लस में प्लस प्लस एड ऑन हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि प्लस प्लस मींस एडिशनल फीचर वहां पे ऐड ऑन किए गए हैं, कुछ नया इंक्रीज किया गया है उस लैंग्वेज को ही बेस बनाते हुए। सिमिलरली अब हमें इन चार वर्ड का मतलब समझना है, तो लास्ट वर्ड आप लोगों को मालूम चल रहा है कि लैंग्वेज मतलब कोई भाषा है। ठीक है, यूजर को उस सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए जो मीडिएटर होता है वो लैंग्वेज होती है। ठीक है, उस सिस्टम के थ्रू हमें कोई भी टास्क फुलफिल कराना है तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन लैंग्वेज काम में लेंगे। अब वो लैंग्वेज जो है वो बनाई किसके लिए गई है, उस सिस्टम के लिए बनाई गई है, और हम लोग क्या है, यूजर है, ऑपरेटर है, तो हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं और फिर उसी की लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये सिनेरियो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चलता है, यही हमारा डेटाबेस लैंग्वेज का चलता है, और वही हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में चलेगा। अब बात आ रही है कि हम लोग ये पता लगाएंगे कि ये लैंग्वेज काम कैसे करती है। तो इस लैंग्वेज में हमारे पास तीन अलग अलग वर्ड दिए गए। एच का मतलब होता है हाइपर, टी का मतलब टेक्स्ट, और एम का मतलब होता है मार्कअप। ठीक है, तो हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होगा उभरे हुए, हाईलाइटेड। हाईलाइटेड का मतलब क्या है, एक तो नॉर्मल टेक्स्ट होगा और एक उसको हाईलाइट आप कर देते हो। तो हाईलाइट कैसे होता है, या तो उसको बोल्ड करोगे या इटैलिक करोगे, इस मेथड से उसको हाईलाइट किया जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में कुछ टेक्स्ट होंगे। टेक्स्ट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर या कैरेक्टर से मिलकर के जो आपके टेक्स्ट बनेंगे वो हाइपर फॉर्म में होंगे, उभरे हुए फॉर्म में होंगे। और मार्कअप का मतलब क्या होता है, उन सभी टेक्स्ट की एक अपनी एक डिजाइन होगी। जैसे कि नॉर्मल अगर अपन बात करें कि आपने ये पढ़ा है कि एक अल्फाबेट होता है, ये स्मॉल कैप्स में है और ये कैपिटल लेटर में है, लेकिन हमारे HTML में ए जो है ये किसी एक पर्टिकुलर चीज को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और ये हमेशा हाईलाइटेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इन चार वर्ड से हम ये समझ रहे हैं। मार्कअप का मतलब मैंने क्या बोला कि हर टैग की अपनी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होगी, उसका एक वर्क होगा, उसकी एक डिजाइन होगी। ठीक है, अब बात आ रहा है कि भाई HTML का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कि भाई ये 1991 में जो है टिम बर्नर्स-ली ने लॉन्च की थी इसको। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने इसको लॉन्च की, और इसका जो पहला वर्जन इन्होंने
मार्केट में लॉन्च किया वो हमारा 2.0 1995 में था। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने लॉन्च करी। जब लॉन्च करी तो इसमें कितने टैग थे? इसमें 20 टैग ऐसे थे जो उस टाइम लॉन्चिंग के टाइम पे भी थे और वो आज भी चल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो आज भी चल रहे हैं हमारे पास। अब बात आएगी कि हमें टैग से क्या समझ में आता है। तो टैग के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि व्हाट आर टैग्स इन HTML। तो आपसे जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाई टैग क्या होते हैं, तो आपके पास उसका डिस्क्रिप्टिव भी आंसर होना चाहिए और आपका ऑब्जेक्टिव भी आंसर होना चाहिए। तो आपको समझना है कि टैग होते क्या है। देखिए HTML में टैग कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, स्पेशल वर्ड या फिर कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है, ये वर्ड और अल्फाबेट या तो किसी ब्रैकेट में, एंगुलर ब्रैकेट में सेपरेट किए जाएंगे। इनको क्या किया जाएगा? सेपरेट कर दिया जाएगा, और ये ही अपने आप में क्या कहलाएंगे? आपके टैग कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो गई कि HTML के अंदर कुछ रिजर्व, कुछ प्री डिफाइंड अल्फाबेट्स हैं, या जिनको आप कैरेक्टर बोल दीजिए, या फिर कैरेक्टर से मिलकर के बना हुआ वर्ड है, उनको एंगल ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर दिया गया, तो इसे क्या कहा गया? ये टैग का नाम दे दिया गया। अब ये टैग जो है ये एंगल ब्रैकेट में सेपरेट किए गए हैं, और इनके भी फिर क्या हुए? हमारे पास टाइप्स बना दिए गए। टाइप्स का मतलब प्रकार, कि टैग तो है HTML में लेकिन उसको भी क्लासिफाइड कर दिया गया। तो आप लोगों ने टाइप्स में पढ़ा है कि हमारे पास 2 टाइप्स के टैग होते हैं। ठीक है, अब वो 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? इनके 2 नाम दिए गए हैं। पहला तो होता है हमारा पेयर्ड टैग, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सिंगुलर टैग। अब सिंगुलर टैग का दूसरा नाम एम्प्टी टैग भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है। उसके अलावा पेयर टैग का दूसरा नाम होता है हमारा कंटेनर टैग। ये दोनों नाम से ही आपसे पूछा जाता है। अब बात आ रही है कि पेयर्ड और एम्प्टी को कैसे अपन डिफाइन करेंगे। आपको क्या देखना है कि जब कोई टैग आपके इस सिंगल ब्रैकेट में सीधे सीधे लिख दिया गया, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिखा बी, ठीक है, तो ये अभी इससे क्या समझ रहे हैं आप? अगर ये सिंपल 20 में लिख दिया गया तो ये क्या, किस कैटेगरी में आप इसको रखोगे? सिंगुलर में रखोगे, पेयर्ड में रखोगे, किस में रखोगे? सिंगुलर में। ये सिंगुलर में सही है क्या? ये सिंगुलर में अगर मैंने इसको लिख दिया तो क्या ये सही है? नहीं। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो पेयर टैग होगा उसमें एक एंड ये होगा, यानी इसको अपन बोलते हैं स्टार्ट एंड, और यानी हमारा शुरुआती सिरा, और ये हमारा होगा फॉरवर्ड स्लैश लगा करके एंड टैग। ये शुरू कर रहा है और ये इसको क्लोज कर रहा है, तो हमारा इस टाइप का टैग होगा पेयर टैग, और इसको हमने बोल दिया कंटेनर टैग। ठीक है, इसको अपन ने ओपन टैग भी बोला और इसको अपन ने क्लोज टैग भी बोला। स्टार्ट और ओपन, एंड और क्लोज हो गया। ठीक है, लेकिन जस्ट अभी मैंने ये लिखा आप लोगों के लिए तो आप लोगों ने इसको सही बोल दिया, लेकिन ये सही नहीं है। हमेशा सिंगुलर टैग आएगा इस तरीके से, यानी एक ही एंगल ब्रैकेट के अंदर उसने शुरू भी कर दिया और उसके साथ उसने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, तब जाकर के ये पूरा करेक्ट हुआ। ये हमारा सिंगुलर हो गया और ये हमारे पेयर्ड हो गए। ठीक है, जब हमने पहले लगाओ, जब हमने टैग पढ़ लिया, पेयर्ड टैग, सिंगुलर टैग, अब बात आएगी कि इनके कौन कौन से टैग हैं जो पेयर्ड में आएंगे और कौन कौन से टैग हैं जो सिंगुलर में आएंगे। अब इन दोनों ही टाइप के टैग को काम में लेते हुए हमें क्या करना पड़ता है? हमारे वेब पेज की डिजाइनिंग चालू करते हैं हम। ठीक है, अब वेब पेज की डिजाइनिंग चालू करने के लिए और इन टैग को अप्लाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। एडिटर क्या होते हैं? एडिटर से आप क्या समझते हैं? आप तक आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली है, तो व्हाट डू यू मीन बाय एडिटर्स? तो HTML के लिए एडिटर कौन सा होगा? मान लीजिए कि क्वेश्चन नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम और VS कोड, और अब देखिए हम लोगों का जो सबसे बेसिक, जहां पे हम टैग को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला ही पहला माना गया जहां पे पहली बार टैग को
पुट करना स्टार्ट किया, वो कौन सा था जो हमें बाय डिफॉल्ट विंडोज इंस्टॉलेशन के साथ मिलता है, नोटपैड। नोटपैड में जाकर के आप जब टैग अप्लाई करते हो और उसको सेव करके और रन कराते हो, तो क्या होगा, वो ब्राउजर पे रन होगा। तो हम क्या करेंगे, इन टैग को काम में लेने के लिए हमें इन टैग को यूज में लेकर के अपना पेज डिजाइन करना है। तो हमारा जो प्लेस होगा जहां पे इन टैग को अप्लाई करेंगे, वो प्लेस एडिटर कहलाएगा, और उसे ही हम उसका प्लेटफॉर्म बोलेंगे जहां पे हम कोड को पुट कर रहे हैं या फिर हम टैग को पुट कर रहे हैं। अब अभी जस्ट आप लोगों ने कहा कि नोटपैड प्लस प्लस है, नोटपैड है, और अभी इन्होंने कहा सबलाइम है और वीएस कोड है। तो नोटपैड प्लस प्लस में या नोटपैड में और सबलाइम में और वीएस कोड में क्या अंतर हो जाएगा? है तो सारे एडिटर, बट है आईडीई है। तो आईडीई का क्या मीन निकलता है? आईडीई स्टैंड्स फॉर, तो वहां पे क्या है, वो आपको क्या देता है? वीएस कोड हुआ, सबलाइम हुआ, वो आईडी बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कि रैड मॉडल पे बेस्ड है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जहां पे आपको एप्लीकेशन को डेवलप करने में फास्ट एनवायरनमेंट और वहां पे प्री डिफाइंड टूल्स सेट किए गए हैं ताकि आपका काम क्या हो, इफिशियंट और फास्ट हो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कोड को अप्लाई करने के लिए, इन टैग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले चूज किया कि हमारे सिस्टम में वो एडिटर कौन सा है, वो प्लेस कौन सा है। तो आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल है, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, वीएस कोड, आप उसमें वहां पे इन एचटीएमएल को अप्लाई करने के लिए फाइल को ओपन करेंगे। जैसे ही आप फाइल ओपन करेंगे तो फाइल को सेव भी करना है आपको। फाइल सेव करने के लिए आपको पता है कि फाइल को सेव करने का एक एक्सटेंशन भी होगा। तो हमारा एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल, और दूसरा कौन सा है, डॉट एच टी एम। एच टी एम भी है और एच टी एम एल भी है। ठीक है, तो दोनों ही एक्सटेंशन से आपने फाइल को सेव कर लिया। अब जब आपने फाइल को सेव कर लिया तो उसके बाद बात आती है कि जितने भी लैंग्वेजेस हैं या जितने भी हम कंप्यूटर साइंस में किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो सबको अप्लाई करने का, इंप्लीमेंट करने का एक प्री डिफाइंड पैटर्न सेट किया होता है। तो उसी तरीके से HTML को आपको अप्लाई करना है, तो आपको इसका प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है, उस स्ट्रक्चर को ही आपको फॉलो करते हुए अपना प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए वो स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हमारे नोटपैड में, ये लिखेंगे HTML। अब यहां पे मैंने लिखा है HTML को कैपिटल लेटर में, तो आपको पता है कि HTML लैंग्वेज में केस सेंसिटिव नहीं होती, आप स्मॉल कैप्स और कैपिटल लेटर्स दोनों काम में ले सकते हैं। आपने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये टैग और ये टैग क्या बताएगा, HTML स्टार्ट और स्टॉप, ये टैग क्या इंडिकेट करेगा पूरे प्रोग्राम में, ये बताएगा बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, देन उसके बाद अगला टैग हो जाएगा हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे, और इसके अंदर हम लेंगे टाइटल टैग, और ये टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब बात आ रही है कि ये इस तरीके से वर्कआउट होगा, और इसके बाद अगला आएगा हमारा बॉडी टैग, और बॉडी को हमने क्लोज कर दिया। अब इन्हें हमें समझना है हेड पोर्शन की क्या यूटिलिटी है। HTML के प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होगा वो या तो हेड होगा या फिर हमारा बॉडी सेक्शन होगा। अब ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें इसके बारे में बात करनी है कि इसके अंदर हमने क्या लिखा है, टाइटल टैग। अब टाइटल टैग पेज का टाइटल लिखा जाएगा यहां पे। ठीक है, पेज का टाइटल आप लिखेंगे और हमारा जो भी पेज को हम टाइटल देना चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद इस टैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अदर एक्सटर्नल लिंक्स ऑब्लिक ये वो पोर्शन होगा जहां पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे लिंक अप्लाई करेंगे, दूसरा कोड अप्लाई करेंगे और दूसरी स्टाइल यहां पे पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा यहां पे ये जो स्टार्ट होगा, कई बार आपको लिखा मिला होगा डॉक टाइप। ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट का टाइप बताएगा। जब ये ब्राउजर से अपलोड होगा सर्वर पे, तो वहां पे रीड करने के लिए डॉक टाइप भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है बॉडी टैग, स्टार्ट और स्टॉप। ये वो पोर्शन है जहां पे हम क्या करते हैं, पेज, वेब पेज की डिजाइनिंग के लिए टैग को अप्लाई करते हैं।
हमारा पूरा का पूरा पेज जो डिजाइन होगा उसके लिए जो टैग अप्लाई करेंगे वो सारे के सारे टैग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए जैसे कि एक आपको हेडर डिजाइन करना है, ये हमारा हेडर हो गया, यहाँ पे एक मैंने लोगो बनाया है इस टाइप का, ठीक है, ये हमारा सर्च बटन है, ये सोशल मीडिया आइकन है, और ये हमारे मेन्यूज हो गए सारे के सारे। ये आपको पेज को डिजाइन करना है हेडर पोर्शन ओनली, ठीक है। तो अब इस पेज को डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी टैगिंग यहां पे करनी है, ठीक है। अब बात आ रही है कि टैग कौन कौन से अप्लाई करेंगे और क्या अप्लाई करेंगे, मेन चीज है उन टैग्स के बारे में हमें बात करनी है। अब देखिए, हम वेब पेज की बात कर रहे हैं और वेब पेज जनरली ऑनलाइन पेज होता है और ऑनलाइन पेजेस से मिलकर के हमारी वेबसाइट्स बनती है। तो वेबसाइट्स में क्या होंगे, मल्टीपल पेजेस होंगे, और वेबसाइट का जो पहला पेज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, होम पेज, और उसको दूसरा नाम और क्या दिया गया है, इंडेक्स पेज, ठीक है। तो हमारा होम पेज और इंडेक्स पेज जो भी होगा किसी भी वेबसाइट का, तो मान लीजिए आप किसी भी वेबसाइट की बात करते हैं तो उसका एक लेआउट होता है। लेआउट में टॉप सेक्शन होता है, मिडिल होता है, बॉटम होता है। टॉप, मिडिल और बॉटम, यही हम हेडर बोल सकते हैं, कंटेंट बोल सकते हैं और फुटर बोल सकते हैं। ये तीनों ही नाम से आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। टॉप, हेडर, मिडिल, कंटेंट और बॉटम फुटर। हमेशा जितनी भी वेबसाइट्स आप देखेंगे जो ऑनलाइन रन कर रही है, जिनकी होस्टिंग की गई है, उनके फ्रंट पेज को जब आप यूआरएल डालते हैं और वो हमारे पास डिस्प्ले होती है वेब पेज, तो हमेशा पहला पहला पेज जो हमें खुलेगा वो होम पेज और इंडेक्स पेज कहलाएगा, जो कि इन तीन मेजर पोर्शंस में डिवाइड है। अब बात आती है कि बॉडी सेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने पेज को डिजाइनिंग से रिलेटेड टैग अप्लाई करेंगे। अब वो टैग कौन कौन से हैं, तो देखिए, बॉडी टैग में अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो टैग है उनको भी क्लासिफाइड किया गया है। हमारे पास टू टाइप्स के टैग है, एक तो है बेसिक टैग और एक है एडवांस टैग। अब बेसिक में कौन कौन से आएंगे, एडवांस में कौन कौन से आएंगे, इस पे भी हमें बात करनी है। बेसिक टैग में मान लीजिए सबसे पहला ही पहला बेसिक टैग कौन सा है, पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब पैराग्राफ टैग जो है वो आपको ये पता है कि सिंगल पी से डिनोट हो रहा है। अब इस पी को मैंने एंगल ब्रैकेट में लिख दिया इस तरीके से, तो ये टैग बन गया, ये स्टार्ट टैग हो गया, और ये फॉरवर्ड स्लैश लगा करके हमने इसको क्लोज कर दिया, तो ये एंड टैग हो गया। सिमिलरली अगला जो सेकंड बेसिक टैग होगा वो है हमारा हेडिंग टैग, जो कि हमारा H1 से स्टार्ट होता है और ये H6 तक चलता है हमारा, ठीक है। अब H1 मींस हेडिंग और H6 मींस भी हेडिंग, तो H1 लार्जेस्ट हेडिंग के लिए और H6 हमारी स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए। जब भी हम कोई पेज डिजाइन करते हैं वहां पे हमें पेज में कोई हेडिंग डिफाइन करनी है, तो हम जो HTML का H1 टैग से लेकर के H6 तक काम में लेंगे। जब हमने ये दोनों टैग देख लिए, तो क्या हम इनको डिजाइन करेंगे कहां पे, हम यहां पे डिजाइन करेंगे। अब P मतलब पैराग्राफ। अब पैराग्राफ टैग की यूटिलिटी कौन से पेज में होती है हमारे, आपने इतनी सारी वेबसाइट्स विजिट करी होगी, तो उन वेबसाइट्स में P टैग का कहां यूज हो रहा है, कौन से पेज पे यूज होता है, पैराग्राफ हम लिखते कहां पे हैं, हम्म, कंटेंट में नहीं, पेज की बात कर रहा हूं मैं। मैंने यहां पे बोला कि ये मेरा होम पेज है, ये मेरा अबाउट पेज है, ये कॉन्टेक्ट पेज है, ये फीडबैक पेज है और ये सर्विसेज पेज है। तो आप इस टैग, इन टैब को देख करके क्या महसूस करें, किस टैग में, अबाउट में। अबाउट मतलब डिफाइन कर रहा है, तो यहां पे क्या होता है कि पैराग्राफ की फॉर्म में पैराग्राफ लिखा जाता है उस कंपनी के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं कि वेबसाइट्स भी दो तरह की होती है, एक तो पर्सनल वेबसाइट होती है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट हो गई, ठीक है। तो वहां पे पैराग्राफ टैग, अबाउट जब आप पेज क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको पी टैग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सिमिलरली हेडिंग टैग की रिक्वायरमेंट आपको कहां पड़ेगी, हम्म, है, पैराग्राफ का टाइटल देना है। और जनरली जब आप क्या करोगे, फॉर्म क्रिएट करोगे तो फॉर्म का एक हेडिंग दोगे, मींस रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एजुकेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म, तो वहां पे हम हेडिंग्स वगैरह काम में लेते हैं, टाइटल्स क्रिएट करते हैं।
जब आपने ये दोनों टैग देख लिए, उसके बाद अगला बेसिक इंपॉर्टेंट टैग होगा हमारा कौन सा? इमेज टैग। ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी वेब पेज डिजाइन होगा तो वहां पे बिना इमेज की तो डिजाइन होगा नहीं। तो अट्रैक्टिव, आपको ये भी मालूम है कि भी जीयूआई एनवायरनमेंट में या वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही इमेजेस करती हैं। इमेजेस जितनी प्रॉपर होंगी, जितनी अट्रैक्टिव होंगी, जो क्लाइंट है या जो कस्टमर है उस वेब पेज को उतने ड्यूरेशन तक एक्सेस करेगा। हम कहते हैं ना कि जनरली इंडेक्स पेज और होम पेज अट्रैक्टिव नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, इनर पेजेस को विजिट ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, इमेज टैग। अब इमेज टैग पे काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि इमेज टैग पेयर टैग में आएगा कि सिंगुलर टैग में आएगा। सिंगुलर टैग में आता है, इसमें क्लोजिंग एंड नहीं होता। ठीक है। तो इस तरीके से इमेज टैग हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट टैग होगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टैग होगा हमारा कौन सा? एंकर टैग। एंकर टैग जो है हमारे जनरली लिंक्स बनाने के काम में आएगा। ठीक है। अब ये भी सिंगल कैरेक्टर है, ए, यहां पे भी ये सिंगल कैरेक्टर है, ये सिंगल कैरेक्टर है, ये लेकिन ये क्या हो गया, इमेज आईएमजी हमने कैरेक्टर से मिला करके बनाया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो टैग है वो है हमारा लिस्ट टैग। अब लिस्ट की क्लासिफिकेशन किया गया है ओएल, ऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरी है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल। अब जब आपने ये बेसिक टैग हमने देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक छठा बेसिक टैग होगा टेबल टैग। ठीक है। अब हम टैग की बेसिक की बात करें, लेकिन टैग के साथ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या करता है, किसी भी टैग की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी टैग जो है बिना एट्रीब्यूट के काम नहीं करेगा। जैसे कि कई बार आपको क्या करना पड़ता है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आपको क्या करना है, अलाइन सेंटर करना है, या कोई टेक्स्ट को आपको बीच में डिफाइन करना है। हेडिंग है, हेडिंग को आपको क्या करना है, अलाइन करना है, सेंटर करना है। उसके अलावा एंकर टैग है या इमेज टैग है, इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, उसकी विड्थ होगी और हाइट होगी। और तीसरा कौन सा एट्रीब्यूट होगा इमेज टैग का? है लोकेशन, यानी सोर्स। और चौथा? और इंपॉर्टेंट एक छूट रहा है, जल्दी बताओ। हम्म। इमेज को हाइपरलिंक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जब भी आप इमेज टैग अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको ए ऑल्ट टी, ऑल्ट, ये क्या करता है कि ये एक ऑल्टरनेट मैसेज वहां पे प्रिंट करता है। अगर इमेज वहां पे अवेलेबल नहीं होती है, सोर्स से गेट नहीं होती है, तो सॉरी इनकन्वीनियंस, इस टाइप का जो मैसेज होता है वो आप लिख सकते हो। बाकी के जो आप लोगों ने बताया कि विड्थ हाइट के साथ उसका सोर्स होगा, उसका हाइपर लिंक बना सकते हो इमेज को, वो भी हमें पता होना चाहिए, वो सब सही है। ठीक है। उसी तरह से एंकर टैग, एंकर टैग का एट्रीब्यूट कौन सा है? एचआरईएफ, हाइपर रेफरेंस। ये वो हाइपर रेफरेंस क्या बताएगा कि ये एंकर टैग आपको कहां पे रिडायरेक्ट कर रहा है, किस लोकेशन पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंकर काम में लेंगे। अब एंकर बनाते ही दे इसके साथ एक क्या बाय डिफॉल्ट इसका फीचर है, कोई भी वर्ड को अगर आपने एंकर बनाया तो उसके साथ क्या उसका फीचर ऐड होता है? हाँ, और लिंक जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारे एंकर टैग हो गए। देन अगला है हमारा लिस्ट टैग। लिस्ट का मतलब क्या है, आप लोगों ने एमएस वर्ड किया हुआ है तो वहां पे हम होम टैब के अंदर जाते हैं तो हमें लिस्ट का ऑप्शन आता है, बुलेटेड लिस्ट, न्यूमेरिक लिस्ट, और हमारे अल्फाबेटिकल लिस्ट और मल्टीलाइन लिस्ट। सिमिलरली हमारे पास एचटीएमएल में भी ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी लिस्ट जिसको हम क्रिएट करेंगे तो वो उस ऑर्डर में आएगी, सीक्वेंस में आएगी, 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में आएगी। अनऑर्डर से मतलब ये निकल रहा है कि ये लिस्ट हमारी विदाउट ऑर्डर में आएगी। अब बात आ रही है कि इन दोनों लिस्ट को अप्लाई करने के लिए कौन सा टैग का एट्रीब्यूट काम में लिया जाएगा, इन दोनों टैग के साथ एट्रीब्यूट एल आई। एल आई की फुल फॉर्म लिस्ट, लिस्ट आइटम, एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। ठीक है। अब ये
यहाँ पे आप इसका टाइप भी मेंशन कर सकते हो, टाइप इन द सेंस मुझे रोमन लिस्ट में चाहिए, या मुझे अल्फाबेटिकल में चाहिए, या मुझे नंबर्स में चाहिए। ठीक है, इसके बाद इनके साथ ही एक और तीसरी लिस्ट होती है, डीडी लिस्ट, डेटा डेफिनेशन लिस्ट, जिसको हम मल्टी लेवल लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डीडी डेटा डेफिनेशन और एक होता है डीटी डेटा टर्म। ठीक है, और डेटा टर्म का मतलब क्या होता है कि क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन लिस्ट में किस चीज की हम बात कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे लिखते हैं। ये सारे मैं अभी आपको इनके एग्जाम्पल और सिंटेक्स भी लिखवाऊंगा। तो मींस हमारे पास बेसिक टैग में ये कुछ टैग आ गए, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में बेसिक टैग में आ गया हमारा टेबल टैग। अब ये टैग ऐसा है जिसके सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं और सबसे ज्यादा हम काम में लेते हैं टेबल बनाने में। पहले ये पॉपुलर था टेबल टैग, लेकिन अब इसको रिप्लेसमेंट हमने किसी दूसरे टैग से कर दिया है। तो टेबल टैग का मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? टेबल से मालूम है कि भी रो एंड कॉलम का कलेक्शन मिलकर के टेबल बनाती है। आप लोगों ने टेबल एक्सेल में भी देखी है, एक्सेस में भी देखी है, और आप लोगों ने जो टेबल है एमएस वर्ड में भी देखी है क्रिएट करके। यहां पे हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, वहां पे हमने ऑप्शन देखा है, वर्ड के अंदर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आता है और क्रिएट टेबल का ऑप्शन आता है। एक्सेल में रो एंड कॉलम मिलकर के पूरी शीट बनाती है, तो वो भी एक टेबुलर स्ट्रक्चर है। एमएस एक्सेस आप लोगों ने फंडामेंटल भी किया होगा, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं और टेबल को कीज दे करके और डेटा को इंसर्ट करते हैं। अब बात आ रही है कि हमें वेब पेज में टेबल को कैसे पुट करना है। तो टेबल के दो एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, एक तो है टेबल की रो और एक है टेबल का कॉलम। तो टेबल की रो के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, टीआर टैग। ठीक है, और दूसरा कॉलम के लिए टीडी टैग, टेबल डेटा और टेबल कॉलम। टीडी की फुल फॉर्म है टेबल डेटा, और उसी को हम बोलते हैं टेबल का कॉलम। ठीक है, अब ये दोनों को काम में लेकर के जब हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे, तो इसके और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, टेबल का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा है, तो वो है हमारा बॉर्डर टैग। ठीक है, जब तक आप बॉर्डर डिफाइन नहीं करोगे, बॉर्डर एट्रीब्यूट, तब तक इसकी आउटलाइन हमें दिखाई नहीं देगी। टीआरटीडी से वो स्ट्रक्चर फ्रेम तो हो जाएगा, बट आउटलाइन जो हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये एक टेबल है, तो 2x2 की हो गई, वहां पे ये क्या करेगा, एक ब्लॉक तो क्रिएट कर देगा, लेकिन ये आउटलाइन जो हम पेंसिल से लिख रहे हैं वो कभी दिखाई देगी हमें, जब हम बॉर्डर एट्रीब्यूट लेंगे। अब बॉर्डर एट्रीब्यूट को डिफाइन कैसे करते हैं अपन, उसको न्यूमेरिक नंबर से डिफाइन करते हैं। बॉर्डर मान लीजिए मैंने दे दिया बॉर्डर इज इक्वल टू 5, तो ये 5 उसकी किसको डिफाइन करेगा, थिकनेस को डिफाइन करेगा। 2 थिकनेस को डिफाइन करेगा कि बॉर्डर कितनी मोटी और कितनी विजिबल होनी चाहिए। तो पहला बेसिक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो है वो है बॉर्डर। आपसे पूछ लिया जाएगा कि टेबल टैग का प्राइमरी एट्रीब्यूट कौन सा है, तो प्राइमरी एट्रीब्यूट में आपको ध्यान रखना है बॉर्डर है। ठीक है, उसके बाद अगला एट्रीब्यूट कौन सा है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग से क्या मतलब निकलता है, सेल स्पेसिंग तो दो ये सेल बन रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। ठीक है, और सेल पैडिंग, इसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट का इसकी आउटलाइन से डिफरेंस मेंटेन करेगा। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग हो गए। अगला इंपॉर्टेंट जो है हमारा इसके साथ, वो है रो स्पैन और कॉल स्पैन। आप लोगों ने एमएस वर्ड में कॉलम बनाते हो, आप टेबल क्रिएट कर दी, मुझे उस टेबल को स्प्लिट करना है, एक ही कॉलम के अंदर एक और कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम राइट क्लिक करके और स्प्लिट का ऑप्शन आता है और वो कर देते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास HTML के अंदर भी रो को और कॉलम को स्प्लिट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए रो स्पैन और कॉल स्पैन दो इसके मेजर एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा ये बेसिक टैग्स है। अब इनमें आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे ना, वो टैग पे नहीं एट्रीब्यूट से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। चाहे से इन सारे एट्रीब्यूट्स टैग की बात करें, डायरेक्टली टैग से कुछ नहीं पूछा जाएगा, एट्रीब्यूट्स में से पूछेंगे कि H1 के कौन कौन से एट्रीब्यूट है, इमेज के, एंकर के, लिस्ट के और टेबल के। ये बेसिक टैग तो सीधे सीधे डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, इनमें इनके एट्रीब्यूट से क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे बेसिक टैग हो गए। अब बेसिक टैग के साथ हमें काम में लेने पड़ते हैं फॉर्मेटिंग टैग।
ठीक है। फॉर्मेटिंग टैग में हमारे जो सिंपल बोल्ड टैग आ जाएगा, इटैलिक टैग आ जाएगा, अंडरलाइन टैग आ जाएगा, और हमारा एक जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात किया था एम्प्टी टैग में बीआर टैग। बीआर टैग क्या करता है, पैराग्राफ में काम में लिया जाएगा लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। और एक आता है एम% एनबीएसपी, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, जो हमारे टेक्स्ट के अंदर दो वर्ड में डिफरेंस स्पेस क्रिएट करने के काम में आएगी। इस तरीके से हमारा बेसिक टैग से हम क्या करेंगे, ये एक हेडर डिजाइन करेंगे। अब बात आ रही है कि हेडर मैं इन सभी टैग से डिजाइन कर सकता हूं। हम्म। जो मैंने टैग अभी बात की, क्या उससे मेरा ये क्रिएट हो जाएगा? है ये पैटर्न मुझे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। केवल ये चीजें क्रिएट कर पाएंगी, लेकिन ये पैटर्न जिस पैटर्न में मैं चाह रहा हूं इस पैटर्न में आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आगे हमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा सीएसएस, उस पर भी बात करनी होगी। ठीक है। तो जनरली जब आप इन टैग को अप्लाई करोगे तो ये चीजें आपकी ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, रन हो जाएगी, बट ये इस प्रॉपर फ्रेम में नहीं आएगी। फ्रेम का मतलब क्या है कि जिस पैटर्न में आपको चाहिए उस पैटर्न में नहीं आ रही है। तो उस फ्रेमिंग में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस HTML टैग पे हमें हेड सेक्शन के अंदर इन चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इस प्रॉपर फ्रेमिंग में आएगा। अभी आप क्रिएट करोगे ना तो ये मेन्यूज आपको सिस्टमैटिक नहीं मिलेगी। उस सिस्टमैटिक को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे उन दो पोर्शंस को पुट करेंगे। अब देखिए, हमने मेरी फर्स्ट क्लास में जो बात की थी तो मैंने आपको बोला था कि वेबसाइट या वेब पेज जब भी आप बात करोगे तो स्टैटिक और डायनामिक का कॉन्सेप्ट भी हमें ध्यान रखना है। अभी अगर मान लीजिए मैंने केवल इन सब टैग को काम में लेते हुए ये चीज क्रिएट कर दी, तो वो हमारी किस कैटेगरी में आ जाएगी, स्टैटिक में आ जाएगी। लेकिन जब उसके ऊपर हमने ये और दे चीजें अप्लाई करके प्रॉपर फ्रेमिंग में इसको डिफाइन कर दिया तो वो हमारा डायनेमिक के कॉन्सेप्ट में आएगा। ठीक है। तो हमारा टॉपिक ही यही है, HTML/DHTML, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इनमें से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। तो ये यहां तक के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज पूछनी है, पहले पढ़ी हुई है तो बताओ। हम्म। सब क्लियर है? फिर मैं पूछूंगा।